अच्छा, अब हमारे पास सिम्टम्स ऑफ एड्स हैं कि उसकी अलामात क्या क्या होती हैं। सबसे पहले जो है, ये जो इन्फेक्शन है ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपके पास एसिम्टोमेटिक एड्स, एसिम्टोमेटिक एड्स या फिर कैरियर्स। मतलब ऐसा पर्सन जिसके अंदर अभी सिम्टम्स जाहिर ना हुए हों एड्स के, वो भी बजाते खुद क्या होता है, कैरियर होता है। हाँ, ए मतलब नॉट। अब जो एड्स है ये रिलेटेड होती है आपके पास एसिम्टोमेटिक कैरियर कॉम्प्लेक्स, ARC। अब आपके पास जब पूरी एड्स जो है वो एसिम्टोमेटिक कैरियर सिम्टम्स की बात की जाए, इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं फीवर, चिल्स मतलब सर्दी लगना, एचिज मतलब आपके पास क्या पेन होता है, हेडेक जैसे हो गया, माइग्रेन हेडेक हो गया। उसके बाद स्वेलन लिम्फ नो ग्लैंड्स आ जाते हैं और आपके पास क्या जाते हैं, इची रैशेस आ जाते हैं, खारिश वाले दाने। अब जो ये सिम्टम्स है ना, क्या चीज? बेटा आपके पास ये लिम्फ नोड्स होती है ना ब्लड की, लिम्फेटिक सिस्टम है ना आपके पास, हाँ इसका पार्ट है ये। उसके अंदर आपके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीशन करना हार्मोन्स वगैरह का। ये जो सिम्टम्स हैं ये अपेयर होते हैं और आपके पास और कोई सिम्टम्स इनके अलावा नहीं होती फॉर 9 मंथ्स और लॉन्गर, इससे ज़्यादा अरसा नहीं टिकता। मतलब सिम्टम्स इतने तक तो अपेयर होते हैं, उसके बाद सिम्टम्स अपेयर होना रुक जाते हैं। तो अब जो आपके पास कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे स्टेज के अंदर, वो हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा इन्फेक्शियस हो, इससे ज़्यादा उसके सवेयर किस्म के क्या हो सिम्टम्स हो। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें पर्सन नॉर्मल लग रहा होता है लेकिन वो क्या होता है, वायरस से इन्फेक्टेड होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड HIV ब्लड है वो भी क्या होता है, एंटीबॉडीज के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपना PCR टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर हमारे पास अगर PCR पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब हमारी बॉडी में कोरोना प्रेजेंट है, अगर PCR नेगेटिव आ जाए इसका मतलब है हमारी बॉडी में कोरोना एब्सेंट है। इट मीन्स टू से कि ये जो आपके पास वायरस होता है ये आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास के कॉमन सिम्टम्स एड्स के जो आ गए, जैसे कि आपके पास स्वेलन लिम्फ नोड्स हम पहले बात कर चुके हैं, आपकी नेक की स्वेलिंग हो सकती है, आर्मपिट या गोइन दैट परसिस्ट फॉर मंथ्स। कि आपके पास क्या होता है, पट्टों का खिंचाव शुरू हो जाता है इसके अंदर। दूसरे सिम्टम्स में जैसे हमारे पास आज आर्म पिट, आर्म पिट आपके हाथों के अंदर क्या होता है, मसल्स के अंदर क्या होता है, पेन चलता रहता है, मुसलसल तौर पे रेडिएट होता है, या हाथों के अंदर गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। पिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे हमारे पास सिम्टम्स की बात की जाए तो क्या होता है, नाइट स्वेट्स के, रात के टाइम पसीना तो आपको दिन टाइम आना चाहिए ना, रात टाइम पसीने का क्या काम है। तो नाइट टाइम भी आपके अंदर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि वायरस आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक सिंथेटिक मशीनरी को यूज कर ली होती है। परसिस्टेंट कफ आती है, मुसलसल तौर पे फ्लू हो जाता है और डायरिया वगैरह हो जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, मेमोरी भी चली जाती है और बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डेफिनेटली सी बात है, जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही फ्लॉप हो गया तो आपके अंदर ये सारी डिजीजेज तो आनी ही आनी है। बिल्कुल। जब कंट्रोल ही वायरस का है तो उसकी मर्जी, जो मर्जी डिजीज होने दे, जो मर्जी रोक ले। उसके बाद जब एड जो है वो फुल ब्लोन एड होता है अपने फाइनल स्टेज में, मतलब अपने अरूज पे होता है जब, तो तब आपको क्या होता है, वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, डायरिया ज़्यादा हो जाता है। और तब आपके पास होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। क्या हो जाते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस या अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज, इनको हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, HIV जो है ना, ये डिजीज डज नॉट कॉज एनी डिजीज नॉर किल्स एनी पर्सन। बजाते खुद ये HIV ना बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। HIV या एड्स बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। इसमें होता यह है कि आपका इम्यून सिस्टम को ये वीक कर देती है। HIV की वजह से नहीं मरता, HIV के लिम्फोसाइट्स के कम करने की वजह से मर जाते हैं।
डिस्ट्रॉय कर देती है। बिल्कुल, जब तक आपके पास टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हैं तब तक आपकी बॉडी प्रोटेक्टिव है हर तरह की बीमारियों से। अच्छा, ये क्या करती है? इट ओनली डिस्ट्रॉयज टी लिम्फोसाइट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, और डिक्रीज कर देती है इम्यून सिस्टम को, उसकी बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज के खिलाफ फाइट करने की रेजिस्टेंस या उसकी एबिलिटी को कम कर देती है। चूंकि कुव्वत मुदाफ़ियत वीक हो जाती है ड्यू टू वीक डिफेंस सिस्टम, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स इज अटैक्ड बाय डिजीज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज। कि ये डिजीजेज वो होती हैं जो कि एड्स या एचआईवी के ऐड करने के बाद उनको मौका मिल जाता है कि वो अपने आप को हावी कर लें किसी भी जिस्म पर। मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इस वजह से है कि इनको अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? एचआईवी। अच्छा, मौका मिल गया उनको भी अटैक करने के लिए। आपके पास पहले क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक में कैंसर है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन यूरिनो इंटेस्टाइनल हो गया, यूरिनरी सिस्टम में, इंटेस्टाइन में, रिस्पायरेटरी हो गया, नर्वस हो गया, या आई डिजीजेज। ये तो थी हमारे पास, एक की वजह से हो रही हैं सारी डिजीज। उसके बाद है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एचआईवी जो इसको ट्रीट किया जाता है यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन टू फाइट एचआईवी इन्फेक्शन। किसी को प्रॉपर तो मेडिसिन है नहीं तो इसके खिलाफ मल्टीपल मेडिसिन को यूज कर लेते हैं। इसको हम आर्टरियो ट्रेवियल आर्टेरियो वायरल थेरेपी भी कहते हैं। कि इसके अंदर आप क्या करते हैं? आर्टरीज के अंदर इंसर्ट करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। अब जो ए आर टी है ये को आपके पास कोई इलाज नहीं है असल में, लेकिन ये क्या करता है? ये आपके पास जो वायरस है इसको इतना कंट्रोल कर लेता है कि जो एक पर्सन है अगर उसकी उम्र 10 साल या 20 साल है तो उससे वो 20 या 30 साल आगे बढ़ जाती है। मतलब 5-10 साल का जो गैप है वो और बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे की उम्र एच की वजह से कम होके आ गई 30 पे, अगर उसको हम मेडिकेशन करेंगे उसकी, तो उसकी हो सकता है 35 से लेकर उसकी 40 या 45 हो जाए। अच्छा, डिजीज को बढ़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं? हाईली इफेक्टिव ड्रग्स यूज करते हैं इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो जब ए आर टी को एक्सेसिबल हो जाता है और इसकी अर्ली जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाती है इन्फेक्शन की, या कोई भी पर्सन आ गया जिसका एच आई वी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, उसके अंदर ये लाजमी तौर पे आ जाता है कि उसके अंदर हम उसको ए आर टी क्या करें? थेरेपी करें। अगर ए आर टी भी थेरेपी करेंगे, अगर अर्लियर स्टेज होगा तो हो सकता है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए, 100% ट्रीटमेंट हो जाए उसका, या पॉसिबल है अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हैं, ज़्यादा टाइम गुजर चुका है तो उसका ट्रीटमेंट फिर मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन ए आर टी की बजाते खुद भी क्या टॉक्सिटीज हैं, मतलब इसके भी नुकसानात हैं। एक ये कि ये महंगा बहुत है, और डेली बेस पे मेडिसिन लेना ज़रूरी पड़ जाता है। अब डेली बेस पे जब आप एक मेडिसिन लेते हो तो आप उसके एडिक्टिव हो जाते हो, वो फिर आपको लाजमी तौर पे लेनी पड़ती है अगर आप सही भी हो जाएं। असल में ये जो मेडिसिन हैं ये आपको सही नहीं होने देती। अच्छा, उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर और लिमिटेशंस की बात की जाए तो एच का जो इन्फेक्शन है इसके अंदर क्या हो सकता है? वाइटल गोल हो सकता है किसी भी रिसर्च का, कि आपने क्या किया? किसी पर्सन को किसी स्पेसिफिक वायरस से इन्फेक्ट करवा दिया, उसके ऊपर फिर आप क्या करते हैं? मुख्तलिफ मेडिकेशंस का टेस्ट करते हैं अपनी मेडिसिन का। ये असल में जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, जब ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रिपेयर कर रहे होते हैं मेडिसिन, तो ये इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि कोई ना कोई वॉलंटियर बंदा ले आता है जिसको पहले से इन्फेक्शन होता है, उसको फिर एज अ वॉलंटियर या रजा कराना तौर पे उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वैक्सीन की भी और मेडिसिन की भी। उन बंदों को अच्छे खासे पैसे भी दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो पैसे लेके करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रजा कराना तौर पे करवा लेते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी। इसके लिए उनका कोई नहीं है, वो आप चाहे आप वॉलंटियर के तौर पे आ जाएं, आप चाहे पेड के तौर पे आ जाएं, आपकी मर्जी है वो। बिल्कुल, ये आपकी मेडिकेशन ऐसी नहीं बन जाती, इनको पहले टेस्ट किया जाता है दूसरे जानवरों पे, फिर इंसानों पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ये मार्केट में लाई जाती हैं।
अच्छा, हमारे पास में कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी के एचआईवी के ट्रांसफर को हम, ये ट्रांसमिशन को किस तरह रोक सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं। अच्छा, एड्स को हम पहले तो हम बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसफर के जरिए रोक सकते हैं कि क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझ में एचआईवी अल्लाह ना करे, तो यहाँ से अगर मेरे से ब्लड ग्रुप कोई और ले लेता है, किसी और पर्सन को चाहिए मेरा ब्लड, तो जब उसमें जाएगा तो उसके अंदर भी क्या होगा, एचआईवी का हो जाएगा। अगर मेरा सीरम चला जाता है उसकी बॉडी के अंदर, तब भी क्या होगा, एचआईवी का हो जाएगा। सीमन चला जाता है, मिसाल के तौर पे मैरिज कर ली, मियाँ में एचआईवी है या फीमेल में एचआईवी है, बीवी में, तब भी दोनों को क्या हो जाएगा, एचआईवी हो जाएगा। तो ये टेस्ट करवाना ज़रूरी होते हैं इनसे। आप, आपके लिए या फीमेल के लिए सांसें कमतरी की बात नहीं है, बल्कि दोनों के लिए फ़ायदे की बात है। बिल्कुल। हाँ, आपके ब्लड ब्लड के टेस्ट होना लाजमी चाहिए। ब्लड ग्रुप अगर आपके क्या हों, सिमिलर हों, तो आपको फिर हेमोफीलिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ जी, उसके बाद हम पहला क्या कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स में, डू नॉट यूज सिरिंजेस या नीडल्स, के जो पहले आप इस्तेमाल कर चुके हैं सुइयां वगैरह, वो दोबारा यूज़ ना करें, बल्कि न्यू लें। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी पर्सन के साथ जब एक नीडल का कांटेक्ट हो गया तो उसके साथ वायरस अटैच हो जाता है, वो फिर जिस पर्सन को भी दोबारा लगाएंगे तो उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है उसके ट्रांसफ़र होने की। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप क्या करें, प्रॉपर स्क्रीनिंग करें, टेस्ट करवाएं एचआईवी का, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज करें किसी भी पेशेंट को। और टूथ ब्रशेस भी शेयर ना करें, ब्लेड्स वगैरह, टॉवल्स वगैरह, ये भी जिस पर्सन को एचआईवी है ना उसके साथ शेयर ना करें, बाकियों के साथ कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशल केयर रखनी है बार्बर शॉप के ऊपर या हेयर कटिंग सैलून्स के ऊपर या ब्यूटी सैलून्स के ऊपर, इस वजह से कि दिन में उन्होंने हज़ारों बंदों की शेव बनानी है, बाल काटने, अगर किसी एक को भी एचआईवी हो तो सारे 100 के 100 को हो जाएगा। तो जब भी आप शेव करवाने जाएं, बाल बनवाने जाएं, तो उसको कहें कि आप पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज कर लें। चेंज तो नहीं कर सकते ना वो आप हमारे लिए, ठीक है। मैक्सिमम ब्लेड चेंज कर सकते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट वो चेंज नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए कि पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या करें, स्टेरिलाइज कर लें। अगर वो नहीं करते तो आप अपने साथ ले जाएं सेपरेट वगैरह। उसके बाद क्या है, उसको प्रॉपरली स्टेरिलाइज करवाएं। और उसके बाद पांचवा स्टेप है, आपके पास जो एड्स है वो प्राइमरीली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कि इसका सबसे बड़ा कॉज क्या है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मेल्स। असल में जो पहले ऑब्जर्व की गई थी ना, सबसे पहले एड्स का सबसे बड़ा कॉज जो था वो होमोसेक्सुअलिटी था, सिमिलर जेंडर में सेक्स था। तो आराम खाओगे, अगर हराम काम करोगे तो तब भी आपके पास मौके ज्यादा होते हैं एड्स के होने के। उसके बाद है रिफ्रेन फ्रॉम इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड फॉलो इस्लामिक टीचिंग्स टू पास हेल्दी लाइफ, के गलत गलत रास्ते नहीं चुनने हैं आपने, इस्लाम में जो बताए गए रास्ते वही उन्हीं पे चलने हैं आपने।